अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक दो ज़रूरी बातें पहले समझ लें। एक तो ये कि आप सारे बच्चे एक तरतीब में लेक्चर नहीं सुन रहे, क्योंकि कुछ होते हैं जो बिल्कुल साथ-साथ चल रहे होते हैं, जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ अगले दिन सुन चुके होते हैं। कुछ होते हैं जो किसी वजह से 3-4 लेक्चर पीछे चल रहे होते हैं। तो एक तो ये सिर्फ मेहरबानी कर लें कि जब आप लेक्चर सुने और उसके बारे में कुछ पूछना चाहें आप, तो पहले तो पूरा लेक्चर सुन लिया करें। क्योंकि बीच में हुआ ये था कि एक दो लेक्चर में गालिबन शुरू के प्रोसेस कॉस्टिंग के शुरू में कि कैलकुलेशन में कोई टीए से गलती हो गई। देखें वो भी इंसान है और आप ही कितना का स्टूडेंट है, टीए नहीं है, वो एक्चुअली स्टूडेंट ही है जिसको मैंने अपनी क्लास में बैठना अलाउ किया हुआ है, क्योंकि वैसे तो अलाउ नहीं है ना, लेकिन मुझे कोई हेल्पर तो चाहिए। तो एक स्टूडेंट है जो यहाँ बैठता है और वो मुझे फिर कैलकुलेशन करके दे रहा होता है। तो हो गई इससे गलती, एक दो दफा ऐसा हुआ। अब हुआ ये कि शुरू में मैंने गलत फिगर लिख दी, को 15 मिनट बाद मैंने ठीक करा दी, लेकिन जो आप में से लेक्चर सुनने वाले लोग थे उन्होंने वो गलती देखी, फौरन मैसेज कर दिया कि सर ये तो गलत है, पूरा लेक्चर सुन लें, हो सकता है मैंने ठीक करा दिया। तो एक तो ये कि जब पूछना हो तो पूरा लेक्चर पहले सुन लिया करें, उसके बाद ग्रुप में पूछा करें। दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि जब आप कोई सवाल करें ग्रुप के अंदर, मुझसे सवाल करें या वैसे सवाल करें, तो बेटा सिर्फ एक जहमत पूरी किया करें कि ग्रुप के ना मैसेजेस पिछले कोई 1-2-3 दिन के, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आप 3 दिन लेट है, जैसे मैं फौरन ग्रुप में बताता हूं रात को जब मैं लेक्चर अवेलेबल करता हूं 10 साढ़े 10 11 बजे, तो मैं ग्रुप में मैसेज करता हूं कि ये लेक्चर अवेलेबल है। अब आप उससे अंदाजा कर लें कि अगर आप 3 दिन लेट है, मैसेज तो देखा करें यार ग्रुप में, अगर आप 3 दिन लेट चल रहे हैं तो बेटा एक काम सिर्फ जहमत पूरी होगी, आपको ये किया करें कि आप सवाल पूछने से पहले 3 दिन के मैसेजेस देख लें। क्योंकि होता ये है, अब आज ये ग्रुप में मेरा तीसरी चौथी दफा पूछा गया है कि सर वो जो वो राइस की बुक में क्वेश्चन है उसमें हॉर्न बिल वाला, उसमें रिकवरी वैल्यू दी हुई है तो उसका इस्तेमाल कोई नहीं किया। अब ये मुझे याद पड़ता है तीसरी दफा ग्रुप में सवाल हुआ है, कल भी इसका सवाल हुआ था, मैंने फिर उसको इशारा करके वो कह दी ऊपर आंसर हुआ है, फिर परसों फिर सवाल हुआ था। तो जो लोग लेक्चर सुनने में लेट हैं वो एक काम ये किया करें कि अगर उनको पता है वो 2 दिन लेट है तो पिछले 2 दिनों के मैसेजेस चेक कर लें ग्रुप में। हो सकता है जो सवाल वो पूछना चाह रहे हैं वो पहले भी किसी ने पूछा हो और वो आंसर हो गया हो, तो वो देखिए आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं ना तो नुकसान क्या होगा कि सेम क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ग्रुप्स में आ रहे होंगे। जब इतना मैस मच जाता है तो मेरे से भी कुछ मैसेजेस स्किप हो जाते हैं, जो काम की बात मैंने की होती है वो बच्चे मैसेज देखना छोड़ देते हैं। तो जो लोग थोड़ा लेट हैं वो पहले सवाल पूछने से पहले 2 दिन 3 दिन जितने भी वो लेट है पहले ग्रुप के मैसेजेस देखा करें। हो सकता है किसी ने वो सवाल पूछ लिया हो और मैंने उसका जवाब दे दिया हो, ताकि फिर रिपीटिशन ना हो। फिर रिपीटिशन होगी ना तो मैस मचेगा, रश मचेगा, उसमें फिर जरूरी चीजें स्किप हो जाएंगी। तो एक ये जरूरी बात है। तीसरी जरूरी बात ये है कि मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें पास्ट पेपर्स के सवाल हैं, ज्यादातर पास्ट पेपर के सवाल ही होते हैं। जो मैं आपको होमवर्क भी देता हूं ना, ज्यादातर पास्ट पेपर के सवाल होते हैं। अब चूंकि राइज वाली बुक मैंने बनाई नहीं हुई और आई सपोज्ड कि जो पास्ट पेपर्स के सवाल हैं इस बुक के अंदर वो सही ही होंगे, उनमें जो आंसर हैं वो भी सही होंगे, तो मैं इनको पूरी तरह इस बुक को भी नहीं देख सका अभी, क्योंकि अभी राइज में आया हूं। अभी बुक वो तरह फिजिकल क्लासेस होती है तो 7-7 बच्चे मसले बता रहे होते हैं तो गलतियां पता चलती रहती। तो इस वजह से मैं सपोज ये करता हूं कि जो सवाल मैं कह रहा हूं और मैं उसके 3-3 लोकेशन बताता हूं, बैक की बुक में यहां है, आई की बुक में यहां है, राइज बुक में वहां, मैं सब बताता हूं। तो उसमें होता है कि कभी-कभी जैसे वो हॉर्न बिल के सवाल में हुआ कि उसमें कोई गलती रहेगी, तो इस तरह की गलतियां कभी-कभी हो जाती हैं। उसमें चूंकि मैंने ये सवाल आईकैप की बुक में आईकैप की जो पुराना क्वेश्चन था उसमें और बैक की बुक में देखे होते हैं, तो जिन लोगों के पास बैक की बुक या वो आईकैप वाली बुक होती है तो ऐसा किया करें उस क्वेश्चन की ना पिक्चर वो भी ग्रुप में डाल दिया करें, ताकि वही मसला खत्म हो जाए कि जैसे राइस की बुक में लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई थी तो असल में तो नहीं थी, आईकैप की बुक में नहीं है, सोल्यूशन कुछ और है। तो इस तरह के मसले ना तब हल हो जाया करेंगे अगर बच्चे मैंने जो 4 रेफरेंस दिए होते हैं उनकी पिक्चर्स ग्रुप में डाल दें, जिसको चाहिए वर्क है, जिसको नहीं चाहिए वो डिलीट कर दें। उससे होगा कि सारे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा कंपेयर करके कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है या वाकई कोई चेंज की नहीं। ये बात मुझे लगता है मैंने मुश्किल कर दी, दोबारा बताता हूं। जब मैं क्वेश्चन का रेफरेंस बताता हूं 3-4 जगह से कि आईकैप की बुक में यहां लिखा हुआ है, बैक की बुक में यहां लिखा हुआ है, राइस की बुक में यहां लिखा हुआ है, आईकैप के पुराने क्वेश्चन में यहां है और नई बुक में यहां है, तो इन चारों का एक सैंपल बस कोई पिक्चर लेकर ग्रुप में डाल दिया करें। उससे होगा ये कि वो पिक्चर सारे आपस में कंपेयर कर लेंगे कि सवाल में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, ये मसला वही हल हो जाएगा। और जब आप देख लें तो हर कोई अपने अपने पासेस को डिलीट कर दे ताकि उसके अपने जो इनबॉक्स है उसमें फिर रश ना मचा। इससे ये मसला हल हो जाएगा कि वो सारे पिक्चर सामने आ जाया करेंगी। और जैसे एक और मसला ये हुआ कि एक सवाल मैंने दिया था शायद केएस लिमिटेड वाला, उसमें जो आईकैप की बुक थी जो नई वाली है उसमें गलती हुई है कि ओवरहेड्स और लेबर इनके नाम ऊपर नीचे हो गए गलती से। ये नई बुक में मसला है, ओरिजिनल पास्ट पेपर में मसला नहीं है, बैक की बुक में मसला नहीं है। ये आईकैप की नई बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई उनसे कि लेबर और ओवरहेड्स ऊपर नीचे लिखे गए, यानी लेबर के सामने 14,224 आना था और ओवरहेड के सामने 11,500 आना था। तो आईकैप की नई बुक में उनकी जगह बदल गई, लेबर के सामने 11,500 आ गया और ओवरहेड के सामने 14,224 आ गया। तो अगर आप ये कर लें, जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया ना, ये बड़ी जरूरी हिदायत है, मैं सारी रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने ये बताया है कि जो आप में से कोई लेक्चर सुने और लेक्चर सुन के कुछ सवाल पूछा करे तो पहले पूरा लेक्चर सुन लिया करें, हो सकता है वो सवाल एड्रेस हो जाए, फिर पूछा करें। क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें व्हाट्सएप में पूछेंगे ना तो रश मचता है, रश से फिर लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, चीजें देखना कम कर देते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने जरूरी क्या बताया, पहले पूरा लेक्चर सुन लें फिर सवाल ग्रुप में पूछें। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जब आप स्लो चल रहे हैं, मैं हर रोज लेक्चर अपडेट करने के बाद बताता हूं कि ये लेक्चर इज नाउ अवेलेबल, तो वो जो स्लो चल रहे हैं वो 3 दिन स्लो हैं अगर, तो वो अपना सवाल पूछने से पहले 3 दिन की एक्टिविटी देख लिया करें ग्रुप में। हो सकता है जो सवाल वो पूछने लगे वो 2 दिन पहले किसी और ने पूछ लिया हो और उसका आंसर मैंने कर दिया हो, तो फिर उनको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सवाल एड्रेस हो जाएगा, तो इससे क्वेश्चन का रश कम होगा। तीसरी जरूरी बात मैंने ये की है कि ऐसा हुआ कि आईकैप के सवाल में जो आईकैप की नई बुक में था उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, फिर एक राइस की बुक में सवाल था उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो इस मसले का हल मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं जो 3-4 लोकेशन बताता हूं सवालों की, आईकैप का पुराना क्वेश्चन बैंक वो भी किसी के पास होता है, बैक का क्वेश्चन बैंक वो भी किसी न किसी के पास होता है, क्योंकि जगह जगह से स्टूडेंट्स आए ना जो पढ़ रहे हैं मुझसे, आईकैप की नई बुक वो भी किसी न किसी के पास होती है, राइस की बुक वो भी किसी न किसी के पास होती है। तो ये कर लिया करें, ये मुझे भी ज़हन में आइडिया है कि उन चारों सवालों की जो 4 जगह पर है ना, आईकैप का पुराना क्वेश्चन बैंक, आईकैप की नई बुक, बैक की बुक और राइस की बुक, ये मुख्तलिफ जो कॉमें हैं वो बैठी हैं, जिनमें से किसी के पास बैक की बुक है, किसी के पास राइस की बुक है, किसी के पास आईकैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है, किसी के पास आईकैप की नई बुक है। तो ये सारी वैरायटियां एक एक पिक्चर, हर ये नहीं कि हर बंदा राइस वाली पिक्चर डाले, ज्यादा 15 पिक्चर होती हैं, पोस्ट रखा करें कि बाकी लोग क्या पोस्ट करते हैं। तो इन चारों सवालों की जो 4 लोकेशन हैं एक एक पिक्चर ग्रुप में आ जाए, ताकि लोगों को कंपैरिजन करने में कि हां कहीं पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, ताकि अगर दरमियान में कोई कंट्राडिक्शन हो तो वो ग्रुप में डिस्कस हो जाए। देखिए मैं नहीं देख पाया राइस के वो सवाल, मेरा ख्याल था उसमें पास्ट पेपर का सवाल से लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर एक वैरायटी लाइन है, डू नॉर्मल लॉस वाली में हॉर्न बिल की बात कर रहा हूं। तो जब चारों लोकेशन के सवालों की पिक्चर सामने आ जाएगी ना तो उसका कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि सवाल परफेक्टली सही है, सारे बच्चे एक ही पेज पे हैं या फलानी बुक में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ये अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो जो सवाल मैं होमवर्क देता हूं हर बुक में से उस सवाल की कॉपी ग्रुप में डाल दिया करें, सोल्यूशन की कॉपी ग्रुप में डाल दिया करें। अब जिसको नहीं चाहिए वो अपने पास डिलीट कर दे, डिलीट फॉर नहीं आ रहा होगा डिलीट कर दे, जिसको चाहिए वो रहने दे, जब जरूरत पूरी हो जाए तब डिलीट कर दे, तो इससे मुझे लगता है फायदा होगा। चौथी नसीहत ये कि जो सवाल मैं बोर्ड पे करता हूं वो मैं उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग में बड़े बूढ़ों की बनाई हुई प्रैक्टिस है, किसी बुक में किसी तरीके से प्रेजेंट किया होता है, किसी बुक में किसी तरीके से प्रेजेंट किया होता है। जो
टीचर पढ़ाने वाले हैं उनमें से भी हर टीचर का डिफरेंट स्टाइल होता है एंड रिजल्ट सेम आता है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क होता है। तो मैंने आपको जितना प्रोसेस कॉस्टिंग सिखाई है, मैं जिस तरह से सवाल प्रेजेंट कर रहा होता हूं, जिस तरह से मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वर्किंग कर रहा होता हूं, जिस तरह से मैं आपको नोट्स बना के सिखा रहा हूं, हो सकता है प्रेजेंटेशन स्टाइल मेरा डिफरेंट हो बाकी लोगों से, है इंशाल्लाह सही, बाकी सबका भी सही है एंड रिजल्ट सेम आता होगा। जो फर्क होते होंगे मैं आपको बता दिया करूंगा साथ साथ, आईके पे सोल्यूशन में गलती थी ये मैं चेंज कर रहा हूं, अदरवाइज प्रेजेंटेशन का फर्क हुआ करेगा एंड आंसर सेम आया करेगा, राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है। तो ज्यादा बातें हो गई। एक मैंने कहा कि आप पूछें आफ्टर वॉचिंग फुल वीडियो, एक बात मैंने ये की है। दूसरी बात मैंने ये की है कि लुक फॉर ऑल मैसेजेस फॉर लास्ट 2-3 डेज। अच्छा, ये 2-3 डेज मैंने कहे हैं, ये 2-3 डेज बोले जितने दिन आप लेट हैं। तीसरी बात मैंने की है कि शेयर पिक्चर्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स फ्रॉम ऑल बुक्स फॉर विच आई गिव रेफरेंस। जिन जिन किताबों का मैं रेफरेंस दे रहा होता हूं, सारे बच्चे एक एक पिक्चर्स के ग्रुप में शेयर कर दें। उससे फायदा ये होगा कि सारी प्रिंटिंग सामने आ जाएगी, पता होगा सारे कहीं पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। जैसे मैंने कहा वो केएस लिमिटेड वाले सवाल में आई की नई बुक में टाइपिंग मिस्टेक है कि नाम आगे पीछे हो गया। अब वो मतलब 3 दफा पूछे ग्रुप के अंदर, तो सब लोग पिक्चर शेयर कर लेंगे तो साथ साथ वो मसला हल हो जाएगा। चौथी बात मैं ये कर रहा हूं कि जो सॉल्यूशंस मैं अपने जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं, जो सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे करता हूं वो तो मैं कर रहा होता हूं ना, इसके अलावा जो होमवर्क देता हूं, होमवर्क देने के बाद जब आप लोग उसको सॉल्व करते हैं तो जो होमवर्क दिया होता है उसमें मैं अगले दिन उसके मसले डिस्कस कर रहा होता हूं, मसले होंगे, ये मसले आए होंगे। तो उसमें काम ये किया करें कि देखें अभी ना, क्योंकि मैंने इस सेशन में राइज ज्वाइन किया है और कॉस्ट की बुक पे मैंने काम नहीं किया, बस टाइम बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कुछ अर्से बाद मैं इस काबिल हो जाऊं कि सारे सॉल्यूशंस मैं खुद ही बना के बुक फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया करूं, अभी ये नहीं पॉसिबल है। तो आप में से कोई एक खिदमत हल्के तय कर दिया करे कि जब मैं होमवर्क दूं और वो उसको उस पैटर्न पे सॉल्व कर ले जिस पैटर्न से मैंने सिखाया। कोई काबिल बच्चा, कोई अच्छा बच्चा ग्रुप में से, बॉयज में से, गर्ल्स में से, हर ग्रुप में से एक बच्चा जिस तरीके से मैंने सिखाया है उस तरीके से जब होमवर्क कर ले, अच्छा साफ सुथरा करके आंसर भी पीछे टैली कर जाए, मुझे एक बार चेक भी करा ले, मुझे पर्सनल मैसेज करके, अगर मैं कहूं कि हां ठीक है ओके, तो वो आंसर ग्रुप में पोस्ट कर ले। उससे क्या होगा कि जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं अब उनको पीछे बुक से सॉल्यूशन किसी और तरह हुआ मिल रहा है और वो परेशान हो रहे हैं कि इसका आंसर किस तरह से करना है। तो जो आप में से किसी अच्छे बच्चे ने उस तरीके से सवाल सॉल्व किया होगा जैसे मैंने करवाया सिखाया हुआ है और वो चलो मुझसे अप्रूव भी करा लेगा, तो वो जब ग्रुप में पोस्ट करेगा तो आप समझिए कि वो मेरा ऑथराइज्ड, मेरा एंडोर्स सॉल्यूशन है जो वहां पर शेयर हो गया। तो आप लोगों में से जो होमवर्क कर लिया करें वो अपने सॉल्यूशंस को शेयर होमवर्क सॉल्यूशंस as per my pattern ग्रुप में। आप जो मेरे पैटर्न के मुताबिक जो बच्चा होमवर्क कर लेता है, अच्छा काबिल बच्चा, साफ सुथरा, वो मुझसे प्रूफ करा के वो ग्रुप में शेयर कर दिया करे, तो बाकी लोगों को उसे चेक करने में आसानी हो जाएगी। पांचवी नसीहत ये है, ये जो पांचवी नसीहत है ये मैं चले लिख नहीं रहा, ये मैं अभी ज़बानी बता देता हूं। 5 मैंने नंबर लिख दिया लेकिन मैं ज़बानी बता देता हूं, ये कुछ जरूरी ऐलानात थे। पांचवी बात ये है कि ये भी मसला ना पिछले कुछ 2-3 दिन में आया है। जो मेरा यहाँ पर हेल्पर बैठता था नूर, वो लड़का ये नहीं है, स्टूडेंट ही है क्लास का, लेकिन ये कि मुझे एक स्टूडेंट को बैठाना था क्लास में ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं कि जो मैं बोर्ड पे सवाल कर रहा हूं तो मुझे को कैलकुलेशन करके दे, तो वो कैलकुलेशन करके दिया करता था। वो 2 दिन बीमार रहा, वो नहीं आया, मुझे भी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ी। होता क्या है, ठीक है मैं इसको अपनी गलती मानता हूं कि पहले मुझे सारे सवाल खुद सॉल्व करने चाहिए, उनको पहले सॉल्व अपने पास कर लेना चाहिए, फिर आपको डाटा लिखना चाहिए। लेकिन देखिए लर्निंग प्रोसेस है ना, मैं पहले तो लाइव क्लासेस पढ़ाता था, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग तो पहली दफा हो रही है, तो मेरा स्टाइल यही था कि मैं नए ताजे ताजे सवाल उसी वक्त डाटा लेके बच्चों को लिखाता था। मुझे मजा आता था, मेरे दिमाग में वर्किंग चल रही होती थी, मैं ताजे ताजे सवाल बना के बच्चों को लिखाता था और बोर्ड में सॉल्व कर लेते थे। अब चूंकि यही स्टाइल में चला रहा हूं और खुद से जो सवाल बना रहा हूं, अब चूंकि बना भी खुद रहा हूं और समझाना भी है और मैं साथ साथ एक्सेल के ऊपर उसको, क्योंकि एक्सेल पे इतना आसान नहीं होती वर्किंग करनी, वो फार्मूले लगाना, उस पर थोड़ा टाइम, लैपटॉप की भी थोड़ी डिफरेंट है वाले की। तो होता क्या है कि मैं आपको सवाल लिखवाता हूं, ये 2-3 दिन में मसला है। ये जब नूर नहीं था क्लास में, भी नहीं है, तंदुरुस्ती उसको वो नहीं आ रहा, बेचारा बीमार है, तो वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो होता क्या है कि सवाल मैं खुद उसी वक्त ताजे बनाता हूं, अपने पास एक्सेल में भी वर्किंग कर रहा होता हूं, खुद सॉल्व करके बोर्ड पे भी कर रहा होता हूं, यहां से जा जाके आंसर देख रहा होता हूं। तो वो बीच में हुआ क्या 2-3 दिन कि मुझसे वो, चूंकि अब ये सारे काम मैं कर रहा हूं तो उनकी कैलकुलेशन करने में कोई लिंक गलत लग गई, वो वैल्यू गलत आ गई। जैसे खास तौर पे पिछले 2 लेक्चर्स में ऐसा हुआ है। लेक्चर 30 में एक स्टूडेंट ने गलती निकाली, फिर मैंने वो ग्रुप में ही पिक्चर लेके साथ मैसेज भी लिखा है। लेक्चर 29 में भी शायद किसी ने गलती निकाली। तो ये 2-3 लेक्चर्स हैं जिनमें वो यहां नहीं बैठा हुआ था, तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, तो मुझे खुद करनी पड़ी। उनमें हुआ क्या कि इस सारे काम करने में मुझसे कोई फार्मूले गलत लग गए और वो फिगर गलत कैलकुलेट हो गई। उससे बोर्ड के ऊपर भी जो सॉल्व हुआ वो गलत फिगर के साथ सॉल्व हो गया। आपने देखा होगा लेक्चर 30 में 29 में किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया, तो उसमें ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे पहले खुद सवाल सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा स्टाइल क्योंकि नहीं है, मैं ताजे ताजे सवाल बनाने में मजा आता है मुझे, तो इसलिए मैं इसी तरह से आपको ताजे सवाल बना के देगा। तो मुझसे थोड़ी गलती होगी, कैलकुलेशन में मुझसे गलती होगी। अब आप उसको हैंडल कैसे करें? हैंडल ऐसे करें कि मैं कहां-कहां किन-किन लेक्चर्स में क्या कैलकुलेशन में गलती हुई है वो फिर मैं कहां पर ठीक करूंगा, तो आपको समझ तो आ जाता है ना जो मैं समझा रहा होता हूं। होता क्या, मैंने नंबर गलत लिख दिया होता है ना, यही है कि 3000 प्लस 28000 मैंने 31 की बजाय गलती से 29 लिख दिया, ये हो गया ना मुझसे, कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो आपको समझ तो सारा आ गया, तो आप ऐसा करें कि आप सही फिगर से कैलकुलेशन पूरी कर लें। जो मुझसे 3 + 28 लिखने में गलती हो गई, 31 की बजाय मैंने 29 लिख दिया, चलो यार माफ कर दो, आप अपने पास उसको जब रजिस्टर में नोट करें तो आप सही फिगर नोट कर लें। बात तो समझ आ गई ना आपको, मैं फिगर्स लिखने में गलती कर गया लेकिन समझा तो दिया ना, सारा कैलकुलेशन सब करके दिखा दी, तो आप लोग अपने पास रजिस्टर में सही वाली फिगर लिख लिया करें। लेकिन ये कल परसों इंशाल्लाह नूर आ जाएगा तो फिर ये मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अभी इन 2-3 क्लासेस के अंदर लेक्चर 29, 30, 31 आज वाला जो इसमें कैलकुलेशन में अगेन शायद मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि देखो मैं ही कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, सवाल बना भी रहा हूं, सॉल्व भी कर रहा हूं, बोर्ड पे भी कर रहा हूं, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है इसमें, तो उसमें माजरत है। और आपके लिए ये एडवाइस है कि आप जब चीज समझ लें, समझ तो आ ही रही है ना यार, समझ तो आप रहे हैं, तो आप अपने पास रजिस्टर में सही फिगर्स करके लिख लें। जो मैंने बोर्ड पे लिखी है आप नहीं सर ये प्लस करके इतना बनता, अच्छा भाई गलती हो गई, आप सही फिगर्स करके, तरीका तो समझ आ गया ना, कैलकुलेशन तो समझ आ गई, सही फिगर्स आप अपने पास रजिस्टर में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आज की बहुत जरूरी ऐलानात थे, मैंने करने थे। चलिए आगे चलते हैं। कल की क्लास यहां एंड की थी कि मैंने वो एक फार्मूला लिख के दिया था और उसका एक सवाल भी खुद बनाया था, उसको बोर्ड पे किया था 5 ओवर वेटेड एवरेज। अब उसको ना आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुश्किल थी तो मैंने उसको 200 में तोड़ा था। मैंने ये किया था कि मैंने आपको न्यूमरेटर लिखवाना शुरू किया था और उस न्यूमरेटर के साथ मैंने लिखा था नंबर 2 ये कहा था कि इफ लॉसेस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन देन, उस देन के बाद मैंने एक पॉइंट ए लिखा था और पॉइंट ए में कहा था ये नॉर्मल लॉस नहीं है और एक्चुअल लॉस सारा का सारा नॉर्मल लॉस ही है। फिर उसमें मैंने आपको एक फार्मूला लिख के दिया था, आपको कहा था कि जो P1 कॉस्ट का न्यूमरेटर है वो इस फार्मूले से बनेगा। फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी थी मोर ओवर कि जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन होगी उसमें P1 कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल लॉस वो ऐसे निकलेगा। ये मैंने अंग्रेजी लिख के दी थी और उसका एक सवाल भी कराया था। अब उसको मैं और लेवल बढ़ाता हूं और बी ये कह देता हूं कि नॉर्मल लॉस भी है,
एज वेल एज एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी है। इसको मैं 2B कह लेता हूँ, इसको 2B कह के चलते हैं। टू बी, तो जो P1 कॉस्ट का न्यूमरेटर आएगा वो आप एक फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे? वही फार्मूला जो कल बताया था, वही फार्मूला है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 माइनस एक्चुअल लॉस। ये और रखिएगा, एक्चुअल लॉस लिखा मैंने, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस नहीं लिखा, एक्चुअल लॉस कहा है मैंने। इनटू कल क्या लिखा था? कल लिखा था मैंने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसफर इन, ये लिखा था शायद ना। कल वाली बात मैंने रिपीट, कल मैंने ये लिखा था, अभी इसको नोट मत करना, कल मैंने ये लिखा था। और उसके बाद मैंने लिखा था मोर ओवर इन स्टेटमेंट, ये मत लिखिएगा, मैं कल वाला बता रहा हूँ। इन स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन P1 कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन शेल यूज, हो सकता है इंग्लिश कुछ चेंज की हो, लेकिन मेन चीज यही गई थी, ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसफर इन। कल मैंने ये लिखा था और इसका एक सवाल भी किया था। सवाल जो किया था वो उसमें मैंने अपलोड किया था साइट पे, वही आपके पेज पे, और वहां से देख के सवाल सॉल्व किया था। तो ये मैंने पहले भी कल वाली बात लिखी है। अब क्या किया मैंने बी में, ये तो मैंने कल वाला लिखा ना। अब बी में मैंने क्या किया है, नॉर्मल लॉस भी होगा, और जाहिर है नॉर्मल लॉस है तो फिर या तो नॉर्मल लॉस होगा या नॉर्मल गेन होगा। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हम एक रिवाइज कह लें, एडजस्टेड कह लें, रिवाइज कह लेता हूं मैं, ट्रांसफर इनकी एक रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। रिवाइज कह लें, एडजस्टेड कह लें, कुछ भी कह लें, रिवाइज कह लेता हूं। कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे कि रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसफर इन। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, ये जो कल वाले सवाल में भी 18 लाख दिया हुआ था, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये डिवाइडेड बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। ये फार्मूला जो है ना, ये बड़ी मेहनत से सोच समझ के बनाए हुए हैं, ये आपके काम के लिए बनाए। इस तरह से हम ये पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे एक, उसको फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट का न्यूमरेटर आएगा। और मोरओवर इन स्टेटमेंट वैल्यूएशन तो P1 कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन शेल यूज ली वाली, शेल यूज रिवाइज्ड ली वाली। यानी हम ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ना, जो कल वाले सवाल में 30 रुपए निकाली थी, उस 30 रुपए को यही इस्तेमाल किया था और उसी 30 रुपए को यहां इस्तेमाल किया था। अब हम एक रिवाइज निकालेंगे, 30 की बजाय लेट्स से 28 आ जाएगी, यहां पर भी 28 इस्तेमाल होगा और ये भी 28 रुपए इस्तेमाल होगा। अब ये लिख लें, अब ये पूरा है, और ये जो 2 यानी मैं आपको न्यूमरेटर बता रहा था ना, उसमें ये B ये हो गया कंप्लीट। अब ये प्रोसेस 2 का जो हम केस 2 पढ़े थे ये मुकम्मल हो गया। इसका सवाल करा देता हूं, इसको नोट कर लें, इसका सवाल करा देता हूं, और फिर ये जो मुश्किल काम था ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। फिर केस 3 और इस तरह से आगे पे डबल एंट्रीज कराता हूं मैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका कर लेते हैं सवाल। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस पे। तो इसके लिए भी ना मैंने बिल्कुल कल जैसे ही, आपको शक्ल में वैसे ही लगेगा क्योंकि मैंने उसी को थोड़ी बहुत फिगर्स चेंज की हैं। तो इसमें भी ना मैंने जो आप देखेंगे आपके लेक्चर 31 के नाम से, 32 के नाम से, मैंने एक सवाल ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो आप उस सवाल को खोलिए, पढ़िए, और मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर 2B करके लिखा हुआ है लेक्चर 32 के नाम से। इसको खोलिए, पढ़िए, और मैं बोर्ड पे करता हूँ उसको। चलिए, अभी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो पॉज करके, मैंने पढ़ने में जितना टाइम लगाना था लगा दिया। अब आप वीडियो पॉज करके तो सवाल पढ़े, सवाल पूरा पढ़ लें, उसके बाद आगे आइए।
अब इसमें मैंने प्रोसेस 2 के लिए डाटा जो बताया है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है 3000 यूनिट्स हैं और उनकी कॉस्ट बताई हुई है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस फॉर द मंथ 1 से 2 आए, प्रोसेस 2 में आए 70000 यूनिट्स 21 लाख के। फिर जो नया मटेरियल ऐड हुआ वो 40000 यूनिट्स है और ये तब ऐड होता है जब प्रोसेस 60% कंप्लीट होता है। जो एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉस फॉर द पीरियड वो 4000 यूनिट्स है और जो नॉर्मल लॉस है 5% है और इंस्पेक्शन स्टेज है 50%। तो देखिए इंस्पेक्शन स्टेज 50% है, नया मटेरियल 60% पे आ रहा है, तो लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, ठीक है, ये 2 आ गया। रिकवरी वैल्यू बता दी और कन्वर्जन कॉस्ट बता दी और रिक्वायरमेंट वही है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन और ये तीनों चीजें बनानी है FIFO से और वेटेड एवरेज से। FIFO से करते हैं, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। चलिए ये को सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं पहले, क्योंकि आउटपुट नहीं बताया हुआ। क्वांटिटी स्केड्यूल ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना है 3000। अच्छा देखिए मैंने पिछले कुछ 1-2 सवालों से जिसमें आसानी हो रही है मैंने इंस्पेक्शन भी इसी में कवर कर ली। क्वांटिटी स्केड्यूल में इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने का टाइम बचा लेता हूं, मेरे ख्याल में अब आपको पिक्चर समझ आ गई हो। इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्योंकि उसमें तो यही करते हैं ना, ओपनिंग ऐड होते हैं, क्लोजिंग लेस होते हैं, ट्रांसफर इन होता है और जो नया मटेरियल है वो होता है। नया मटेरियल या तो होता है नहीं होता। नया मटेरियल की सूरत में होगा अगर इंस्पेक्शन उससे पहले होती है तो सॉरी इंस्पेक्शन बाद में होती है तो फिर नया मटेरियल इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आएगा। अगर इंस्पेक्शन के बाद नया मटेरियल डलता है और हमें उसके बाद दोबारा इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नया मटेरियल नहीं आएगा। और हाँ एक दो कंफ्यूजन में बात करो जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। देखिए एक प्रोसेस की, हर प्रोसेस की एक इंस्पेक्शन है, ये हर प्रोसेस की है। ऐसे समझ लें जैसे आप एएफसी में थे तो उसके अपने एग्जाम्स थे, केएफ में आए तो केएफ में आके एग्जाम्स होने बंद हो जाएंगे कि एएफसी में हो तो गए नहीं, केएफ के अपने एग्जाम्स हैं। तो हर प्रोसेस के अंदर इंस्पेक्शन होती है। जब प्रोसेस 1 था तो प्रोसेस 1 फर्स्ट करें 10 घंटे का ड्यूरेशन था। उस 10 घंटे में जब 3 घंटे गुजरे होते थे 30% तो इंस्पेक्शन हो जाती थी। ढक्कन उठा के देखते थे, जो यूनिट खराब होते थे वो निकाल के फेंक देते थे, उसके बाद ढक्कन बंद करके बाकी सही रहते थे। फिर अब वो जो सही थे जो पक गए वो निकल के फिर अगले प्रोसेस में आ गए। अब अगला प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है, एक अलग मशीन है, उस नई मशीन में फिर से अलग से इंस्पेक्शन होगी। ये नहीं कहेंगे कि प्रोसेस 1 में इंस्पेक्शन हो तो गई थी, प्रोसेस 1 की अपनी इंस्पेक्शन थी, प्रोसेस 2 की अपनी इंस्पेक्शन है। हर प्रोसेस की अपनी इंस्पेक्शन है। आप कैफ के पेपर्स आईकैप को नहीं देंगे कि आईकैप ने पेपर ले तो लिए एफसी में, फिर कैफ पेपर क्यों ले रहे हो? हर स्टेज की अलग इंस्पेक्शन है। अब प्रोसेस 2 में जब यूनिट्स आएंगे तो प्रोसेस 2 के अंदर भी अपनी इंस्पेक्शन हो रही है। अब वो जो प्रोसेस 2 में इंस्पेक्शन हो रही है तो प्रोसेस 2 के अंदर इनपुट अब 2 तरह के हो गए ना, ट्रांसफर इन भी है और नया मटेरियल भी है। पहले हम क्या करते थे, ट्रांसफर जो पहले हम ये करते थे कि इनपुट लेते थे जो इस महीने में आया, उसमें ओपनिंग या तो ऐड करते थे या नहीं करते थे, क्लोजिंग लेस करते थे या नहीं करते थे। पहले हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स ये पढ़े थे। अब प्रोसेस 2 में आके इनपुट अब 2 तरह के हो गए ना, एक इनपुट ट्रांसफर इन हो गया और एक इनपुट न्यू मटेरियल हो गया। इसकी जगह पर अब ये 2 लाइनें हो गई, ओपनिंग या तो ऐड होगा या नहीं ऐड होगा, क्लोजिंग या तो लेस होगा या नहीं होगा। पहले हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स ऐसे पढ़े थे, वैसे हो जाएंगे। लेकिन ये लाइन जरूरी नहीं कि हमेशा इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आएगी। देखें ट्रांसफर इन तो है ही है ना, प्रोसेस 1 से यूनिट जो ट्रांसफर होंगे प्रोसेस 2 में तो ही तो प्रोसेस 2 शुरू होगा। प्रोसेस 2 शुरू कैसे होगा? प्रोसेस 1 से यूनिट्स मुकम्मल होकर प्रोसेस 2 में डलेंगे तो ही तो प्रोसेस शुरू होगा ना। तो ट्रांसफर इन तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में वही करेंगे, ये तो इंस्पेक्ट कभी ना कभी होंगे। क्लोजिंग इसमें से माइनस हो जाता है क्योंकि इंस्पेक्ट नहीं हुए होते। रही बात कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए न्यू मटेरियल ऐड होगा कि नहीं होगा, तो अगर न्यू मटेरियल की एडिशन से पहले इंस्पेक्शन होती है तो फिर ये लाइन नहीं आएगी। अगर न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन के सॉरी एक ही बात बोली मैंने, अगर न्यू मटेरियल आने से पहले इंस्पेक्शन होती है, अदर वर्ड्स अगर न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स में न्यू मटेरियल नहीं आना। लेकिन अगर न्यू मटेरियल पहले ऐड हो जाता है, इंस्पेक्शन बाद में होती है, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स ऐसे निकलेंगे। जैसे मैंने लेक्चर 29 में शायद मिसाल बनाई थी, वो जिसमें टोटली मुझसे गलत हो गया, वो 29000 लिख दिया था, उसमें कुछ और बनता था। फिर जिसमें भी कुछ पहले बात कर रहा था लेक्चर 29 में वाले में या 28 में। ये बात दोबारा सुन लें, अगर क्लियर नहीं है तो बेहतर है लिख लें। मैंने जब आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स बताए थे, बल्कि लिख ही देता हूं यार, प्रोसेस 2 के अंदर लिख लें। चलें प्रोसेस 2 के लिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स लिख लेते हैं, लिख देता हूं ट्रांसफर इन, ये तो आएंगे क्योंकि ये ट्रांसफर इन होंगे तो ही तो प्रोसेस 2 स्टार्ट होगा, वरना प्रोसेस 2 क्या होगा? ट्रांसफर इन तो होंगे। इनमें न्यू मटेरियल वो भी साथ ऐड हो जाएंगे अगर ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन, ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन। तो अब प्रोसेस 2 के अंदर प्रोसेस 1 से यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए, प्रोसेस 2 शुरू हो गया। आगे जो ट्रांसफर इन हुए हैं इन्होंने भी किसी ना किसी लेवल पर ढक्कन उठा के देखना है, इन्होंने तो इंस्पेक्ट होना है, ये तो हुआ करेंगे। न्यू मटेरियल अगर इंस्पेक्शन से पहले डल जाता था तो ये भी इंस्पेक्शन के लिए हाजिर होगा। लेकिन अगर ये इंस्पेक्शन के बाद न्यू मटेरियल डलता था, कैसे? पहले हम लोग ढक्कन उठा के देखेंगे सब सही है, हां जी सब सही है, चलो थोड़ा सा और पकड़े, फिर न्यू मटेरियल डालेंगे। तो उस सूरत में क्या है, न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद डाला करेगा। अगर न्यू मटेरियल डलेगा इंस्पेक्शन के बाद तो फिर वो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स नहीं होंगे ना। यानी अगर इंस्पेक्शन के बाद न्यू मटेरियल डेक्चे में डाल रहे हैं तो क्या इंस्पेक्शन के वक्त वो मौजूद था? नहीं था, तो ये लाइन फिर नहीं लिखूंगा। तो ये लाइन कब लिखूंगा? अगर न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले ऐड हो रहा है तो। जैसे लेक्चर 29 वाले सवाल में मेरा ख्याल है कुछ ऐसा था कि 24000 ट्रांसफर इन था, 9000 न्यू मटेरियल था, कुछ ऐसा था शायद। मेरा ख्याल है 29 लेक्चर में 28 लेक्चर में मैंने किया होगा, शायद 29 में किया होगा। वो मैंने बाद में ग्रुप में चेंज भी करा दिया था कि इसको आप 24 की बजाय 21 कर लें। वो फिर वही मैंने बात की ना, जो कैलकुलेशन में गलती हुई है मुझे करनी पड़ी, मैं उस सवाल की बात कर रहा हूं। उसमें चूंकि नया मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले डल रहा था, इंस्पेक्शन उसके बाद हो रही थी, तो इसलिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए न्यू मटेरियल भी लिखा था। देखिए हम जिस वक्त इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप समझे कि इस क्लासरूम में लोग इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो जो बच्चे इस क्लास में इंस्पेक्शन टीम के आने से पहले आके बैठ चुके हुए थे उनकी हो जाएगी इंस्पेक्शन। जो बच्चे इंस्पेक्शन टीम के आके चले जाने के बाद क्लास में आएंगे, इसका मतलब उनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई। तो न्यू मटेरियल अगर इंस्पेक्शन से पहले प्रोसेस में डल जाता है तो फिर इंस्पेक्शन के लिए वो भी मौजूद है। लेकिन अगर न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन टीम के आने के बाद प्रोसेस में डलता है तो फिर इंस्पेक्शन नहीं हो रही उसकी। हम क्या निकाल रहे हैं? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। मैंने आपको ये तो सिखाया था, ये प्रोसेस 2 का चले में अब मेरा ख्याल था शायद कॉन्सेप्ट बात चल जाएगी, लेकिन ठीक है अच्छा हुआ किसी ने पूछ लिया तो मैंने उसका भी फॉर्मूला बना देता हूं आपको। प्रोसेस 2 में अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स करने हैं तो क्या करना है मैं ये बता रहा हूं। ट्रांसफर इन होंगे न्यू मटेरियल साथ ऐड होगा कब? अगर ये इंस्पेक्शन से पहले डलता है तो, और अगर पहले नहीं बाद में डलता है तो ये लाइन नहीं आएगी। और ओपनिंग ऐड होंगे, ये बातें वही पुरानी वाली ही हैं। क्लोजिंग लेस होगा, ये बातें वही पुरानी वाली ही हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं, इन दोनों के हवाले से मैं दोबारा बता देता हूं। ये तब आएंगी ओनली इफ इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन is less than stage of new material addition। ये जो पहले बात की थी सिर्फ नई बात ये हुई है, बाकी ये भी पुरानी बातें हैं। ये अब जो आंसर आएगा ये होंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स।
और नॉर्मल लॉस इन पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस 2 के लिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अब मेरे ख्याल में काफी सारे मसले हल हो जाएंगे बच्चों के। ये मैंने लेक्चर 32 में एक्सप्लेन किया है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी कह देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को भी आपको ग्रुप में मैसेज करा था कि मैंने लेक्चर 32 में डिटेल में समझा दिया है। चलिए सवाल पे वापस आते हैं। हाँ, बात ये हो रही थी कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी ये क्वांटिटी स्केड्यूल में कवर कर लिया करेंगे, ये आपको अब तक तो समझ आ गया होगा। तो 3000 ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस चूंकि 40% कंप्लीट था, इंस्पेक्शन होती है 50% पे, तो इसका मतलब है कि ये अब आगे इंस्पेक्ट हुए होंगे, इसलिए ये ऐड होंगे। ट्रांसफर इन तो होते ही होते हैं। ट्रांसफर इन कितने हैं? ट्रांसफर इन है 70000। फिर जो न्यू मटेरियल एडिशन है, चूंकि वो इंस्पेक्शन के बाद आ रहा है तो फिर वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नहीं आएगा। फिर जो क्लोजिंग है वो 70% कंप्लीट है, तो वो इंस्पेक्ट हो गया, इसलिए लेस नहीं होगा, तो यही हो गए इंस्पेक्टेड यूनिट्स। और इन्हीं का 5% नॉर्मल लॉस है, ये बन जाएगा 3650। और अगर नॉर्मल लॉस 3650 है और एक्चुअल लॉस 4000 है, तो अब नॉर्मल लॉस हो गया 350। नॉर्मल लॉस निकाल लिया, इंस्पेक्टेड यूनिट्स का काम चला लिया, अब बाकी लिख लेते हैं। न्यू मटेरियल कितना? न्यू मटेरियल है 40000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 2400, तो जब आप इनका नेट टोटल करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 106,600। ये आ गया आउटपुट। क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया। अब आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। मैं पहले FIFO से कर रहा हूं, कल भी मैंने पहले FIFO से किया था, FIFO से कर रहा हूं मैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स में P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 3000 यूनिट्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस P1 कॉलम में तो हरगिज नहीं आते। न्यू मटेरियल कॉलम में अगर इन पे इस दफा न्यू मटेरियल लगाए तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट था, तो न्यू मटेरियल इन पे इसी महीने लगा हुआ, क्योंकि वो 50% पे लगता है। आपके 50 पे 60 पे 60 पे लगता है आपके, तो वो अब लगा होगा इन पे आके, इसलिए ये न्यू मटेरियल वाले कॉलम में आएंगे। कन्वर्जन में चूंकि 40% थे, तो अब 60% मुकम्मल हुए होंगे, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आ जाएंगे 3000 और कन्वर्जन में आ जाएंगे 1800। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स, इसका तरीका होता है कि जो आउटपुट हुए हैं यानी 106,600, इसमें से ये निकाल दें तो बाकी सारे नए वाले होंगे, यानी 103,600, और ये हर कॉलम में पूरे पूरे आते हैं। 103,600, 103,600 और 103,600। डिजिट्स एक दूसरे के दरमियान घुस जाए। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 2400। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 तो है ही है। न्यू मटेरियल इन पे लग गया हुआ है, हाँ लग गया हुआ है, क्योंकि ये 70% कंप्लीट है और न्यू मटेरियल 60 पे लगता है, तो ये पूरे पूरा इसमें आएगा। कन्वर्जन चूंकि ये 70% कंप्लीट है, तो कन्वर्जन में 70% आएगा, तो इस 2400 को यहाँ पूरा 2400 लिखेंगे, यहाँ भी पूरा 2400 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 1680। 1680। फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है 175। एबनॉर्मल लॉस P1 में नहीं आएगा, नॉर्मल लॉस न्यू मटेरियल में नहीं आएगा, ये लास्ट में बताया था, सिर्फ कन्वर्जन में आएगा। 175 नहीं, सॉरी 350।
सिर्फ कन्वर्जन में आएगा और कितने परसेंट 50%। क्यों? क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही इन्हीं की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है। तो ये आ जाएगा यहाँ 175। अच्छा, अब ना देखिए, आप पिछले लेक्चर से आप देखेंगे कि आप चीजें मुश्किल हो रही हैं, तो इनको परेशान होकर छोड़ देंगे तो फिर ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी जो पिछले 6-7 क्लासों से चला रहा हूं। आप इनको बार बार रिवाइज करें, बार बार इन सवालों को सॉल्व करें, हो जाएगा पक्का इंशाल्लाह। जो नोट लिखाता हूं कि इसमें लिखना है, इसमें नहीं लिखना, समझाता हूं, लेकिन मैं नोट्स भी लिखाता हूं तो नोट्स जरूर रख लें। समझ जो आया है वो बार बार दोहराते रहे, लेकिन नोट्स जरूर पक्का करके चलें। जैसे एबनॉर्मल लॉस के सामने यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये मैंने आपको लिखवाया था। अगर समझ नहीं आया फिर भी रटे से काम चला लें। तो मैंने दोनों बच्चों को सामने रख के पढ़ाना है, जो कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, गोल्ड मेडल तो कॉस्ट में नहीं आता, सर्टिफिकेट लेने वाले उनको भी पढ़ाना है, और जो बस मार मार के पास होना चाहते उनको भी पढ़ाना है। मैंने सबको पढ़ाना है, तो मैं सारा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं और कम से कम जो दर्जा के याद कर लो वो भी बताता हूं। ये बन जाएगी इसकी ईपी और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बनता है 1,06,000, इसका बनता है 1,09,000 और इसका बनता है 1,07,255। ये हो गया ईपी। इसको हजम करना है तो आप लेक्चर यहीं पॉज कर दें और पहले इसको अच्छी तरह हजम कर लें। मैं तो आगे चल रहा हूँ। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। क्योंकि FIFO है इसलिए सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। और P1 वाला न्यूमरेटर क्या लिखना होता है इसका भी मैंने फार्मूला लिखवाया था, बना के देना फार्मूला। न्यू मटेरियल कितनी है करंट पीरियड कॉस्ट? 12 लाख। कन्वर्जन कितनी है? 14 लाख। ये आपको अभी फार्मूला बताया था ना, ये फार्मूला वो बना के देता हूँ। इसके लिए हम यहाँ लगा लेते हैं मकड़ी। ये मकड़ी इधर बना के दिखाता हूँ। P1 का न्यूमरेटर, P1 कॉस्ट का न्यूमरेटर, ये भी फार्मूला बना के दिया था। क्या फार्मूला बनाया था? ट्रांसफर इन यूनिट्स यानी 70,000 माइनस एक्चुअल लॉस 4,000 इनटू रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट। अब वो जो रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट है उसके लिए ये दो मकड़ियां बना देता हूं। ये दो मकड़ियां, ये तरीका क्या बताया था? ये तरीका ये बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन है यानी 21 लाख, उसमें से माइनस करें रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या है? 3650 इंटू 8 रुपए डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन थे यानी 70,000, इसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस कर लें। ये भी फार्मूला बना के दिया था आपको। इसका आंसर आ जाएगा 31.21। अब यही 31.21 यहां पर लिखेंगे और जो इसका आंसर आएगा यहां पर वो फिगर लिखेंगे। ये बनता है 2059 820 860 2059 860। ये हो गया P1 का न्यूमरेटर। अच्छा, अब इसमें आपका सवाल कि पहले हमने ये सीखा था कि जो कॉस्ट पर यूनिट है इसमें से नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करते थे। अब करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे, कर ली ना, ये कर तो ली, अब यहाँ दोबारा नहीं करनी, यहाँ जो कर लिया। तो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं यानी डिनोमिनेटर 106, 109 और 107, 255, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 1943, 1101 और 1305। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, वो जो कल समझाना था, ये कॉस्ट पर यूनिट कौन सी और ये कौन सी है? ये वो जो प्रोसेस 1 से केमिकल ए आया है, केमिकल ए का 1 किलो 31 रुपए का है, जबकि ये क्या है? जो प्रोडक्ट यानी पेंट का 1 किलो है, उस पेंट के 1 किलो में इतने रुपए का केमिकल ए है, इतने रुपए का केमिकल बी है, इतने रुपए की कन्वर्जन है। ये जो पिछले क्लासेस में मैं रिपीट कर रहा था बार-बार ये बात। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक होता है स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में क्या करते हैं? BD जो कि 1,20,000 है और 60,000 है यानी 1,80,000। फिर ओपनिंग पे न्यू मटेरियल अब की दफा लगा है, कितना लगा है? 3,000 इंटू 1101। फिर कन्वर्जन इस पे लगी है 1,800 इंटू 1,305। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में क्या लिखें? 103,600 इंटू ये तीनों 1943 प्लस 1101 प्लस 1,305। ये हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ये तो टोटल कर ही लेंगे आप। फिर इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, इसमें क्या होगा? P1 कॉस्ट कौन सी वाली लगेगी इस पे? ये वाला, ये 21 यानी 350 इंटू ये 31 न्यू मटेरियल्स पे नहीं लगा हुआ। कन्वर्जन इस पे लगी हुई है 175 इंटू 1,305। ये फिगर्स तो आप निकाल लेंगे। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, P1 कॉस्ट कितनी? 2400 इंटू 1943। न्यू मटेरियल 2400
वहां देख रहा हूं मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में ये कर रहे होते हैं ना कि जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट्स लिखे हैं वो इनटू ये पर यूनिट कॉस्ट इनटू 1101 कन्वर्जन 1680 इनटू 1305, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ये 5। अच्छा, इसको मैं वेटेड एवरेज से कर देता हूँ। और इसके अलावा एक होमवर्क इसी ही की शक्ल है, थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा क्योंकि इसमें 2 डिपार्टमेंट का सवाल था और ये मुश्किल 3 सवालों में से रहा है पास के, और उसका सॉल्यूशन आपने वही देखना है जो मैं अपलोड करने लगा हूं। एंड आंसर जरूर मैच करेगा आई कैप वगैरह से, लेकिन आपने सॉल्यूशन वही देखना है जो मैं अपलोड करने लगा हूं, क्योंकि मैं उसी पैटर्न से करा रहा हूं जिस तरह मैंने आपको सिखाया। एंड आंसर मैच करेगा। क्वेश्चन है जी, पैक की बुक में होमवर्क बता रहा हूं, इसका मैं भी वेटेड एवरेज करता हूं, होमवर्क बता रहा हूं, ये जरूर करिएगा क्योंकि इस एक सवाल से तो मैंने आपको कराया ना, इसी को दोबारा करने और प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक सवाल और दे रहा हूं, वो आपने करना है। उस एक सवाल में आपको बेशक मसले होंगे मसले, क्योंकि सारे सवाल हलवे की तरह हो जाए तो फिर लर्निंग नहीं होगी ना। मैं आपको इस काबिल बनाता हूं कि आप सवाल करें, फिर उसमें आप टकरे मारते हैं, उसमें मसले होते हैं, फिर मैं डिस्कस करता हूं, तो बेटा इस तरह से इंप्रूव करेंगे। अगर सारा कुछ मैं करा दूं, बल्कि मुझे किसी ने कहा था जी वो आप सवाल क्लास में रीड भी कर दिया यार, भागने वाले काम ना करें, मैं सवाल रीड करूं क्लास तो पेपर भी सारी सॉल्व कर देते हैं आप जाके, सवाल आप रीड करें, मैं समझाता तो हूं सवाल को। तो इसी तरह से थोड़े बड़े हो जाए आप, पेपर पेन छोड़ दें, अब बड़े हो जाए, थोड़ा सा अच्छी मेहनत किया करें। होमवर्क बता रहा हूं, सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसमें आपको ना क्वांटिटी स्केड्यूल में मुश्किल होगी, तो आप बजाय इसके कि क्वांटिटी स्केड्यूल पे सवाल को छोड़ देंगे, आप पहले पूरी कोशिश करना, फिर क्वांटिटी स्केड्यूल सॉल्यूशन देख लेना। एक बार क्वांटिटी स्केड्यूल देख लेंगे, उसके बाद फिर सवाल आपसे होना चाहिए। तो इसमें क्वांटिटी स्केड्यूल मुश्किल था, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पहले आप खुद एफर्ट करके उसका हल ढूंढें। अगर पूरी एफर्ट के बावजूद आपको ना समझ आ रहा हो तो फिर सवाल नहीं छोड़ देना, क्वांटिटी स्केड्यूल बाकी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल सॉल्यूशन देखना। जब देख लें फिर सवाल का सॉल्यूशन छोड़ दें, फिर वापस सवाल पे आ जाए, फिर क्वांटिटी स्केड्यूल को पता चल गया, अब सवाल आगे सॉल्व करें। तो क्वांटिटी स्केड्यूल का मुश्किल है, बाकी इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। ये जितना सारा करा दिया ना, हो जाएगा आपसे। सवाल कौन सा है? पैक की बुक में क्लास वर्क 9 है, स्प्रिंग 2010 का सवाल है। ये बड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन ये जो आपको इंशाल्लाह कराया तो हो जाएगा आपसे। स्प्रिंग 2010 का सवाल था, स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, स्मार्ट पैक की बुक में क्लास वर्क 9 स्प्रिंग 2010 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड के नाम से। ये हो गया। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें ये 7.6 था, आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक 7.6 था। तीसरी जगह जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें पेज 226 पे 226 उसमें ये 226 पे मौजूद है एग्जांपल नंबर 4। लेकिन आई कैप की नई बुक में हमेशा ये कहता हूं कि इस नई बुक में उन्होंने सवाल डाले जरूर हैं, लेकिन सवाल कहां है और आंसर कहां है फर्क नहीं पता चल रहा होता, इसलिए इसको कम ही प्रेफर किया करें। ज्यादा ये है कि आप पैक की बुक या राइस की बुक जो भी आपके पास है उसमें से किया करें। और राइस की बुक क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैंने आपको बताया था वो जो ज्यादा मेरा नहीं आ रहा आजकल, तो उसके पास है मेरी बुक पड़ी, तो वो राइस की बुक में से आप ढूंढ लीजिएगा, देखिएगा कौन सा है तो ढूंढ लेंगे आप। स्प्रिंग 2010 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट का स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड के नाम से सवाल है। ये आपका होमवर्क है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपने आई कैप का या पैक वाला या राइस वाला नहीं करना, वो डिफरेंट तरीके से हुआ है। एंड आंसर सेम आएगा, एंड आंसर बिल्कुल सेम आएगा, राउंडिंग आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एंड आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं बेटा आपको जिस तरह से समझा रहा होता हूं फिर सॉल्व इसी पैटर्न पे करके देता हूं, तो फिर जो जिस तरीके से आपको समझाया होता है ना, फिर जब आप उस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के दे रहा हूं। एंड आंसर आपका टैली कर जाएगा लेकिन उसको बनाने का उसका फॉर्मेट ये फर्क आएगा, तो उस पे आपने परेशान नहीं होना, बनाना नहीं आपने। तो इसका सॉल्यूशन मैंने साथ वही लेक्चर 32 का रेफरेंस देके इस पे डाल दिया हुआ है, आपने ये सॉल्यूशन मेरा वाला देखना है और सवाल आप यहां से मर्जी देख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अभी मैं आपको ये प्रोसेस ये जो सामने किया हुआ है ये मैं वेटेड एवरेज से करके दिखाता हूं आपको। चलिए इसको वेटेड एवरेज से करते हैं। वेटेड एवरेज से क्या फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी स्केड्यूल तो वही रहेगा, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की लाइनें नहीं आएंगी, इसकी जगह पर कंप्लीटेड यूनिट्स की ही लाइन आ जाएगी, और इसलिए ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा? कंप्लीटेड यूनिट्स जो कि 106 600 है, यही तीनों कॉलम में आ जाएंगे, और जो इनका ग्रैंड टोटल बनेगा 109 109 109 108 455। अच्छा, और कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग की फिगर भी यही आ जाएगी, यानी 1,20,000 और 60,000, और अब ये 12 लाख और 1460, और ये हो जाएगा 21,79,860, और इनका ईपी अब होगा 109 109 और 108 455, और इनकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होके
1346 ये रहेगी और ये हो जाएगा 20। और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन के अंदर कंप्लीटेड यूनिट्स अब एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएंगे और इनके सामने इनकी पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी। कंप्लीटेड एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे 106 600 इंटू ये तीनों 20 प्लस 1101 प्लस 1346 ये आ जाएगा और ये 21 रहेगा, ये 1346 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 11 और 1346। ये मेरे डेबिट का सोल्यूशन है। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया प्रोसेस 2 और प्रोसेस 2 बहुत है, नहीं प्रोसेस 2 का केस 2, प्रोसेस 2 का केस 2। अब आते हैं प्रोसेस 2 के केस 3 पे। प्रोसेस 2 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसमें केस 1 किया था, उसका फिर सवाल हॉर्नबिल दिया था। फिर केस 2 कराया जो मैंने बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज सिखाई सवाल कराया क्योंकि मुश्किल था ना, तो उसमें मैंने काफी सारे सवाल कराए। और अब इसका केस 2 का आखिरी सवाल होमवर्क दिया है वो स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला। अब केस 2 भी हो गया, अब आते हैं केस 3 पे। अच्छा केस 3 से पहले एक चीज समझ लें, काफी सारे पेजेस पलट के पीछे आना पड़ेगा आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग ना बिल्कुल शुरू में है, बिल्कुल शुरू में नहीं, जहां मैंने आपको वो वर्क इन प्रोसेस वगैरह, उसमें आप कुछ सवालों में देखेंगे, शायद एक दो सवालों में या शायद एक ही सवाल था जिसमें मैंने वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल की भी परसेंटेज बताई हुई थी। शायद एक ही सवाल ऐसा था या शायद दो थे जिसमें मैंने वर्क इन प्रोसेस के जब यूनिट्स बताए थे ना, तो उसके साथ मैंने ब्रैकेट में कहा था कि मटेरियल के हवाले से, हाँ याद आ गया, जब आपको मैंने 5 फॉर वेटेड एवरेज सिखाया था ना, 5 फॉर वेटेड एवरेज तब होगा, मैंने आपको 5 फॉर वेटेड एवरेज सिखाया था उन लेक्चर्स में आइए, ये मिलेगा आपको जब हम पढ़ रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू की थी, तो मैंने कहा था मैं आपको डिफिकल्टी लेवल्स ना एक एक करके स्टेप बढ़ाता हूं, फिर लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3, तो लेवल 3 शायद वो किया था जिसमें मैंने लेवल 4 जिसमें मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ले आया था, उन लेक्चर्स में देखिए उनमें मैंने वेटेड एवरेज 5 को सिखाते हुए दो सवाल कराए थे। उनमें से एक सवाल के अंदर मैंने मटेरियल जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, मटेरियल की परसेंटेज को 30-40% इस तरह से रखी थी, यानी 100 से कम रखी थी। पहुंचे किसी सवाल पे ताकि मैं अगली बात करूं। पहुंच गए उसमें ना, आप देखिए उस सवाल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जब मैंने बताई थी तो मैंने उसके साथ ब्रैकेट में यूनिट्स नहीं बोले थे। मैंने जब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई थी उसमें मैंने साथ ब्रैकेट में यूनिट्स नहीं बताए थे, वरना उसके अलावा हर सवाल में देखिए मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताता था और उसके साथ ब्रैकेट में यूनिट्स बता देता था, हर सवाल में तकरीबन ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 5 फॉर वेटेड एवरेज कराया था, वो लेवल 4 जब बनाया था, उसमें एक सवाल के अंदर मैंने जब मटेरियल 100% से डिफरेंट रखा था ओपनिंग क्लोजिंग का, उसमें आई एम श्योर कि मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में यूनिट्स नहीं बताए थे।
अब ये यूनिट्स का क्या चक्कर है? ये जो बात अभी बता रहा हूँ ना, ये मेनली नॉलेज के लिए है। सवाल पे कोई इसका खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में, और जब फर्क पड़ेगा वेरिएंस में जब हम आएंगे तो तब तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस चीज को समझ जाएं। अभी समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात, इतना बड़ा मसला नहीं है। इस चैप्टर में फर्क नहीं पड़ेगा, इस चैप्टर के सवाल आपसे हो जाएंगे जो बात बताने लगा हूं। अगर आपको भी फिलहाल इस चैप्टर में नहीं भी समझ आती फिलहाल तो काम चल जाएगा, कोशिश करें समझने की। लेकिन वेरिएंस पढ़ाऊंगा जब, वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर पढ़ना है हमें, वहां पर ये जरूर आपको याद रहना चाहिए। वहां मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। वैसे भी तब तक हम इतना ज्यादा पढ़ चुके होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग कि आपको वो समझ आ जाएगा तब जाके, बड़े हो रहे हैं ना आस्ते। तो अभी फिलहाल जो बात बताने लगा हूं इस चैप्टर के लिए, वो फिलहाल सिर्फ नॉलेज के लिए है। अगर उसको हजम करने में भी मुश्किल हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में मुश्किल नहीं आएगी, आपको ये हो जाएंगे आपसे। तो जो बात अभी बता रहा हूं फिलहाल इस चैप्टर के लिए आप समझिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अभी जो पिछला केस पढ़ा जिसमें मैंने एक मिसाल लेके चला था कि केमिकल ए के इतने किलो प्रोसेस 1 से आए, फिर उसमें केमिकल बी के इतने किलो और ऐड हुए, तो फिर आउटपुट जो पेंट बना, इसमें क्या हो रहा था कि जो क्वांटिटी थी मटेरियल की, केमिकल ए इतने किलो, केमिकल बी इतने किलो, तो जो प्रोडक्ट था वो भी किलो में ही चल रहा था। यानी मटेरियल की जो क्वांटिटी थी, जो मेजरमेंट यूनिट था, प्रोडक्ट का आउटपुट का भी मेजरमेंट यूनिट वही था कि हमने केमिकल ए इतने किलो 100 किलो डाला, केमिकल बी उसमें 100 किलो और मिलाया, तो प्रोडक्ट 200 किलो बन गया। यानी जो क्वांटिटी है मटेरियल की भी वही क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की भी वही क्वांटिटी है। यानी 1 किलो मटेरियल 1 किलो प्रोडक्ट। बट हम प्रोडक्ट बना रहे हैं पेंट, जो केस 2 पढ़ा रहा था मैं, उसमें मटेरियल की क्वांटिटीज किलोज में थी कि इतने किलो केमिकल ए प्रोसेस 1 से आ गया। अब 300 किलो अगर प्रोसेस 1 से आया है और 150 किलो उसमें केमिकल बी और मिला लिया, तो पेंट 450 किलो बन गया। सेम क्वांटिटी है ना, ये भी किलो में चल रहा है, प्रोडक्ट भी किलो में। अब तक सवालों में सिवाय उस सवाल के, वो जो मैंने जिक्र किया ना जिसमें मटेरियल 100% से कम था, सिवाय उस सवाल के सब में ऐसा ही है कि जो मटेरियल की क्वांटिटी थी इनफैक्ट वही प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी थी। किलो के सवाल भी मैंने कुछ कराए थे, या जनरल सवाल बस यूनिट्स के कराए थे कि 300 यूनिट्स, यूनिट एक जनरल टर्म है, किलो यूनिट्स लीटर कुछ भी हो सकता है। 300 यूनिट केमिकल ए के थे, 150 यूनिट्स और केमिकल बी के डल गए, तो इसलिए आउटपुट के 450 यूनिट्स हो गए। एक ही चीज है, जो मटेरियल जिस तरह मेजर हो रहा है प्रोडक्ट भी उसी तरह मेजर हो रहा है। ये जो किलो वाली मिसाल दी है मैंने। लेकिन बात जगह पर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट और मटेरियल के मेजरमेंट यूनिट फर्क होते हैं। जैसे अगर एक बिजनेस चेयर्स बनाता है, चेयर, अगर एक बिजनेस चेयर्स बनाता है तो उस चेयर में जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 2-3 तरह का होता है। उस चेयर के अंदर मेटल भी होगा, उसमें कपड़ा भी होगा, उसमें फोम भी होगा, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। तो चेयर की क्वांटिटी किसमें हो रही है? नंबर में, 1 चेयर, 2 चेयर, 10 चेयर, 100 चेयर, 500 चेयर। जबकि जो उसमें डलने वाला मटेरियल है उसकी मेजरमेंट कुछ और है। जो कपड़ा होगा, जो चेयर के ऊपर कपड़ा चढ़ा होता है वो शायद गज में हो, जो मेटल होगा वो शायद किलो में हो, जो लकड़ी है वो शायद, जो लकड़ी के फट्टे होते हैं ना, पीसेस होते हैं, शायद उन पीसेस में, उन बोर्ड की शक्ल में हो। दोबारा सुनिए, जो मटेरियल की मेजरमेंट यूनिट है कि केमिकल ए इतने किलो, केमिकल बी इतने किलो, तो प्रोडक्ट इतने किलो, सेम मेजरमेंट यूनिट है ना, किलोज में हो रहा है। वो बिजनेस मिठाइयां बनाता है, दूध इतने किलो, मैदा इतने किलो, चीनी इतने किलो, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है मिठाई वो भी उतने किलो। यानी मटेरियल और प्रोडक्ट सेम मेजरमेंट यूनिट्स में आ रहा है। अब तक सवालों में ऐसा ही था, सिवाय उस सवाल के जो मैंने 5 और वेटेड एवरेज में आपको बताया जिसमें मटेरियल 100% से कम है, सिवाय उस सवाल के। तो बहुत सवाल ऐसे हो सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में चांस कम है, लेकिन वेरिएंस में जरूर मिलेंगे आपको, वेरिएंस वाले चैप्टर में जरूर मिलेंगे, जिनमें प्रोडक्ट के यूनिट्स कुछ और चीज है और मटेरियल के यूनिट्स कुछ और चीज होंगे। प्रोडक्ट के यूनिट्स कुछ और चीज है और मटेरियल के यूनिट्स कुछ और चीज हुआ करेंगे। जैसे मैंने आपको चेयर्स की मिसाल दी कि अगर हमने प्रोडक्शन प्रोसेस से 300 चेयर्स बनाई है, तो ये 300 क्या है? किलो नहीं, 300 चेयर्स। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी नंबर्स में है, लेकिन इन 300 चेयर्स बनाने के लिए शायद 2000 गज कपड़ा लगा होगा। अब मटेरियल का मेजरमेंट यूनिट चेंज हो गया, 300 किलो मेटल लगा होगा, 50 बोर्ड्स लकड़ी के लगे होंगे, तो अब इसमें मेजरमेंट यूनिट फर्क आ रहे हैं ना। नहीं आपको समझ आ रहा है? होगा। तो अब तक जितने हम प्रोसेस कॉस्टिंग में सवाल कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है कि जो मटेरियल का यूनिट होता है प्रोडक्ट के भी वही मेजरमेंट यूनिट होते हैं। यानी मटेरियल किलोज में है तो प्रोडक्ट भी किलो में। मैंने मिठाई की मिसाल ली, जैसे मैंने पेंट की मिसाल ली। लेकिन अगर ऐसा हो कि प्रोडक्ट के यूनिट्स कुछ और हो और मटेरियल के यूनिट्स कुछ और हो, जैसे मैंने चेयर्स की मिसाल ली, तो उस सूरत में जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन रही होती है, जो क्वांटिटी स्केड्यूल बन रहा होता है, वो प्रोडक्ट के यूनिट्स का बन रहा होता है, प्रोडक्ट के यूनिट्स। यानी सवाल में अगर लिखा होगा कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इतने यूनिट्स थे, तो वो चेयर्स 50 थी, जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था वो 50 क्या है? नंबर ऑफ चेयर्स। 50 किलो लकड़ी नहीं, 50 किलो मेटल नहीं, 50 किलो कपड़ा नहीं, 50 गज कपड़ा नहीं, 50 चेयर्स। क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट 300, वो क्या होगा? चेयर्स 300, जिन पे हमने प्रोसेस 1 में काम करना शुरू किया। 300 किलो लकड़ी नहीं, 300 किलो मेटल नहीं, 300 गज कपड़ा नहीं, 300 चेयर्स। तो जहां पर प्रोडक्ट के मेजरमेंट यूनिट मटेरियल से डिफरेंट होते हैं, मेरा ख्याल है बात समझ आ रही है, जहां प्रोडक्ट के मेजरमेंट यूनिट्स मटेरियल से डिफरेंट है, जैसे मटेरियल किलोज में है, गज में है, जबकि प्रोडक्ट नंबर्स में है, चेयर्स, जैकेट्स, तो वहां पर जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ना, क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये सारा प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, ये सारा प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। लेकिन जहां पर मटेरियल और ये प्रोडक्ट सेम मेजरमेंट यूनिट है, उसमें जिसके हिसाब से मटेरियल देख लें, उसमें मटेरियल भी किलो में है, प्रोडक्ट भी किलो में है। अगर ये बहुत मुश्किल बात थी तो सब्र करें, प्रोसेस कॉस्टिंग में तो काम चलेगा, वेरिएंस में मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है शायद बात समझा पाया हूं। तो केस 3 स्पेशली वो है चेयर्स वाला केस, क्या? जिसमें मटेरियल के मेजरमेंट यूनिट कुछ और हैं, प्रोडक्ट के कुछ और हैं। केस 3 स्पेशली वो है। तो केस 3 ये है कि जिसमें एडिशनल मटेरियल कॉस्ट तो इनकर हो रही है, कॉस्ट इज इनकर्ड इन प्रोसेस 2, लेकिन विदाउट एनी इंक्रीज इन यूनिट्स, क्वांटिटी। इससे क्या मुराद है मेरी? इसकी मिसाल देख लेते हैं। प्रोसेस 1 में 100 चेयर्स का मेटल प्रोसेस 1 में एंटर हुआ। प्रोसेस 1 में क्या हुआ? प्रोसेस 1 में हुई कटिंग 100 चेयर्स के लिए, जो मेटल रॉड्स थी, मेटल रॉड्स
वो प्रोसेस 1 में आई 100 चेयर्स की और इनकी कटिंग हुई और वेल्डिंग हुई। अब क्या हुआ कि वेल्ड होने से ये जो मेटल रॉड्स थे अब ये एक ढांचा बन गया चेयर का। यहां से प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 का आउटपुट क्या है? 100 चेयर्स का ढांचा, 100 चेयर्स का जो मेटल स्ट्रक्चर था वेल्ड हो गया ना, अब ये इनका ढांचा बन गया। ये प्रोसेस 2 में आया। अच्छा, अब इस प्रोसेस 1 में जो मेटल रॉड्स थी वो डायरेक्ट मटेरियल था, तो प्रोसेस 1 का इनपुट 100 चेयर्स का डायरेक्ट मटेरियल। प्रोसेस 2 में मेटल स्ट्रक्चर तो प्रोसेस 1 से आया है, इसके अलावा मजीद अब इसमें फोम लगना है, फोम और फैब्रिक। कितनी? 100 चेयर्स का। तो न्यू मटेरियल कॉस्ट लग रही है लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ रही। 100 चेयर्स पिछले प्रोसेस से ढांचा बन के आया था, अब उन्हीं 100 चेयर्स पे कपड़ा और फोम लगना है। और यहां से फिर प्रोसेस 3 के अंदर ये इसको फिनिशिंग कह लेते हैं, इसमें पॉलिश वगैरह होगी, पेंट शेंट होगा, ये डिपार्टमेंट कह लेते हैं। तो यूनिट्स क्या हैं? चेयर्स के 100 चेयर्स, 100 चेयर्स की मेटल रॉड्स जो कि किलो में मेजर हो रही होंगी वो इस प्रोसेस में एंटर होंगी। यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेटल रॉड्स था लेकिन क्वांटिटी 100 चेयर्स बनानी शुरू की होंगी ना। फिर वहां से 100 चेयर्स का मेटल का ढांचा प्रोसेस 2 में आया। इस प्रोसेस में एक और मटेरियल कॉस्ट, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट ऑफ अनदर टाइप यानी कपड़ा फोम, वो इसमें फिर इनकर हुआ। लेकिन 1900 चेयर्स जिनका ढांचा आया था तो एक और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई इसके आने से नहीं। केस में बढ़ जाती थी, केमिकल इतना और इतना केमिकल भी और आ जाता था तो प्रोडक्ट का वजन और बढ़ जाता था। यहां पर नहीं है, वही 100 चेयर्स जो प्रोसेस 1 से ढांचा बनके प्रोसेस 2 में आया था, अब उन्हीं 100 चेयर्स पे कपड़ा और फोम लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये, एडिशनल और तरह का मटेरियल, लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रही। फिर यहां से जब ये फिनिशिंग में जाएगा क्या, फिर वही 100 चेयर्स जिन पे अब कपड़ा सब लग चुका हुआ है, अब यहां पर उनकी पॉलिश वगैरह होगी। अच्छा, तो क्या इस सूरत में लॉसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो 100 चेयर्स का ढांचा यहां आया था, 100 चेयर्स का, वो जो 100 चेयर्स का ढांचा आया था, हो सकता है कि फोम कपड़ा चढ़ाते हुए, कीलेट ठोकते हुए वो वेल्डिंग टूट जाए, हो सकता है। और वेल्डिंग करने के बाद रॉड किसी काम का नहीं आता, यानी अगर वेल्ड कर लिया रॉड को और वो टूट गया तो फिर रॉड बेकार है, वो कूड़े में जाएगा, नदी में जाएगा, तो बिल्कुल लॉस हो सकता है। हो सकता है ऐसा कि 100 चेयर्स का ढांचा यहां आया था, कील ठोकने की वजह से उनमें से 10 चेयर्स आया होगी तो लॉस। अब अगेन ये लॉस किसका हो रहा है? इस कपड़े का लॉस हो रहा है? नहीं, उन 100 चेयर्स में से 10 चेयर्स का लॉस हो रहा है। अब देखिए क्वांटिटी किसकी चल रही है इस मिसाल में? क्वांटिटेटिव डाटा किसका है? चेयर्स का। 100 गज कपड़ा नहीं, 100 किलो मेटल नहीं, 100 चेयर्स। तो ये मैं यहां बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब तक जितने सवाल कर रहे थे उसमें क्या होता था कि जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वही अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बन जाती थी। लेकिन बात औकात ऐसा होगा, और स्पेशली केस 3 के अंदर, कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो और है 100 चेयर्स, और उस पे लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी और होगी 500 किलो लोहा, 400 गज कपड़ा। लेकिन हम लोग क्वांटिटीज कैजुअल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसकी क्वांटिटी से बना रहे होंगे? प्रोडक्ट की क्वांटिटी से बना रहे होंगे, यानी 100 चेयर्स से बना रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें वो जो मैंने वो पुराने लेक्चर से लिंक क्यों किया था, वो इसलिए किया था कि जो मेटल चेयर्स इस प्रोसेस में आई हैं, क्वांटिटी तो उनकी 100 है, लेकिन उन पे जो डायरेक्ट मटेरियल है कुछ के ऊपर फोम लग गया है और अभी कपड़ा चढ़ना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो प्रोसेस 2 में जो मटेरियल लगना था, कपड़ा भी तो चढ़ना था ना, वो अभी नहीं चढ़ा, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। दोबारा वो जो मैंने पिछले सवाल की मिसाल दी थी कि जिसमें मैंने ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल भी कुछ 40-70% रखा हुआ था, तो उसकी मिसाल ये है कि इस प्रोसेस में फोम भी लगना है, कपड़ा भी चढ़ना है ऊपर। तो जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, अगर उसमें फोम भी चढ़ गया होता, कपड़ा भी चढ़ गया होता, तो फिर तो कंप्लीट हो गया, चला जाता ना। लेकिन अभी वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है कि उसमें फोम लग गया हुआ है, कपड़ा भी लगना है। तो प्रोसेस 2 में जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर होनी थी क्या, फोम और कपड़ा, उनमें से भी आधी हुई है, 60% हुई है। तो ये वो उन सवालों में हो सकता है जहां पर आपको वर्किंग प्रोसेस मटेरियल के एतबार से 60-70% कंप्लीट मिले। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हर सवालों में मटेरियल 100% कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ सवालों में हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो केस 3 है ना, जो केस क्लास के अंदर मैंने वो केस 2 भी करवाया, उसका सवाल समझाया, फिर उसका एक होमवर्क दिया, तो अभी केस 2 का भी मैं सवाल 3 का भी कराऊंगा ना, तो थोड़ा हैवी ज्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं रोक देता हूं। आप लोग जो केस 2 था उसको पूरा अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, सवाल जो होमवर्क दिया स्मार्ट प्रोसेसिंग का वो भी कर लीजिए, सारा केस को अच्छी तरह रिवाइज कर ले, केस 2 पक्का कर ले। केस 3 का इंट्रोडक्शन दिया है, काफी है। कल मैं इसका ना यानी अगली क्लास में मैं इसमें केस 3 में बताऊंगा कि करना क्या है, सिंपल सा है। चलो एक उसका सवाल भी करा दूंगा, फिर डबल एंट्रीज पढ़ाना शुरू करूंगा। यानी इस चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में बांटा था, एक मैंने कहा था हम लोग कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, दूसरा मैंने कहा था डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स पढ़ेंगे, तीसरा मैंने कहा था जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो मैं दूसरा हिस्सा डबल एंट्रीज शुरू करूंगा। तो अगली क्लास में ये केस 3 जो बताया है इसको क्या करना है वो बताऊंगा और एक इखलाक के सवाल करा दूंगा और डबल एंट्रीज पे काम शुरू करेंगे। तो इस क्लास को फिर यहीं रोकते हैं। जुल्म के ऊपर बात शुरू कर दी थी, नहीं तो पुरानी हो गई बात, शुक्र भी हो गया था, झगड़े पे बात चल रही थी। सही बुखारी में रिवायत है, उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें खबर दी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाहिए, तो आपने फरमाया कि इजाज़त दे दो, अपने कबीले का कितना बुरा आदमी। अच्छा, अब वो होगा कोई बहुत बुरा आदमी होगा। जब वो शख्स अंदर आया तो आपने उसके साथ बड़ी नरमी से गुफ्तगू की। अब ये हो गया वाक़या, उसके बाद हज़रत आयशा कंटिन्यू कर रही है रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसके मुतल्लिक जो कहना था इरशाद फरमाया और फिर उसके साथ नरम गुफ्तगू की। यानी पहले तो आपने बताया कि अपने इलाके का बहुत बुरा आदमी है, लेकिन आपने उसके साथ अच्छी बात शुरू कर दी। तो आपने जवाब दिया कि ए आयशा, बेशक वो आदमी बदतरीन है जिसे इसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। अब यहाँ हमारे लिए मैसेज है, हम लोग कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बड़ा सीधा मुंह पे बात करता हूं, तो बकवास बात करके सीधा मुंह पे बात कर देते हो। अगर हम किसी को मुंह पे टिका के जवाब देते हैं तो ये हमारी घटिया हरकत है, ये हमारी कोई बहादुरी नहीं है, ये हम इंतहाई घटिया लोग हैं कि अगर हम किसी को मुंह पे टिका के जवाब दे देते हैं। अच्छे अखलाक मुनाफिकत नहीं होते। हम अगर अगलों से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, या बात क्या होता है कि दोस्तों यारों के अंदर कोई एक होता है बड़ी जुटके लगाने वाला, तो सबको वहीं उतार कर देता है, सब बड़ी सख्त बात करता है। कई होते हैं जो बात करता है मुंह से गालियां निकलती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बदतरीन शख्स है वो कि उसकी बदकलामी की वजह से लोग उसको छोड़ दें, यार बड़ी बुरी बात करता है, छोड़ो, बड़ी सख्त ज़बान है इसकी। तो ये बहुत बदतरीन वाली बात है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।